हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस की जो बायोलॉजी में सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान बहुत है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी बायोलॉजी में सबसे आसान टॉपिक है। हमें सब कुछ पता है, हम खाना खाते हैं, किस प्रकार भोजन है वो पचता है, इसका सब जानते हैं, इसको किस तरह पचता है, क्या होता है। यह सबसे आसान टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसका प्रश्न आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, वास्तव में इसमें होता क्या है? हम खाना खाते हैं, मुंह में रखते हैं ना, वहां से लेकर वहीं से भोजन की पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। क्वेश्चन आता है भोजन की पाचन की क्रिया कहां शुरू होती है? ऑप्शन आता है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख। मुख में भोजन रखते ही भोजन के पाचन की क्रिया की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। मुख के बाद ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन रहता है, वहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उस भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन के साथ जो भी जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको मारता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है और यकृत से जो पित्रस निकलता है, जो पित्ताशय में शेव होता है, वहां से वो पित्रस आता है। जठरस, जठर ग्रंथियों से जठरस आता है जो भोजन को क्या करता है? पचाता है। छोटी आंत में भोजन की पाचन क्रिया के बाद अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? अवशोषण की क्रिया होता है। जो भोजन में अच्छे अच्छे पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? अवशोषित होकर हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। और जो भोजन के अंदर जो बचा खुचा जो भी मामला होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाता है और उसे हम मल त्याग के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। यही तरीका होता है भोजन का, क्या यही तरीका होता है। बड़ी आंत में भोजन की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में ओनली फॉर जल का अवशोषण होता है। तो यही पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक बड़ा आसान है, ठीक है ना, एकदम आसान टॉपिक है। इसमें कुछ चीजें हमने पढ़ ली हैं, जैसे कल क्या पढ़ा था हमने? दांत और जीभ पाचन तंत्र का ही भाग है, ठीक है ना। तो इसका थ्योरी सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम। देखो पाचन तंत्र वास्तव में क्या होता है। देखो, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना वो जटिल होता है। क्या होता है? हाँ, जटिल अवस्था में होता है और उस जटिल अवस्था को सरल अवस्था में परिवर्तित करना ही पाचन होता है। जटिल अवस्था को सरल अवस्था में परिवर्तित करना ही पाचन होता है। इसको इस प्रकार समझो आप, जो आटा पीसने की चक्की होती है ना, उसके ऊपर हम जो डालते हैं गेहूं, बाजरा, वो जटिल अवस्था में होता है क्या? और उसको वो नीचे सरल अवस्था में निकालती है क्या? सेम यही प्रकार इस भोजन की होती है। हमारे मुख में हम जो भोजन रखते हैं ना वो जटिल अवस्था में होता है और उसको सरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ही भोजन का पाचन होता है। तो इसकी बात करते हैं। देखो, भोजन को जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जो जटिल अणु होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनको सरल अणुओं सिंपल मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। अब देखो, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने के लिए जितने भी अंग यूज होते हैं ना, अपन उन अंग को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र के अंग बोलते हैं। देखो, पाचन तंत्र यानी कौन कौन से ऐसे हैं जो पाचन की क्रिया में सहयोग करते हैं, इन सबको सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। देखो कौन कौन से हैं। वास्तव में क्या होता है, हमारी कोशिका को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? भोजन ही चाहिए। कोशिका के माध्यम से तो एनर्जी उत्पन्न होती है और वो होती कैसे? भोजन प्राप्त होने के बाद। वो देखो किस प्रकार होती है। भोजन के जटिल अणु होते हैं ना, वो पाचन तंत्र के माध्यम से यानी एंजाइम अम्ल पाचन प्रक्रिया में सहायक करते हैं और सरल अणुओं में बदल जाते हैं। सरल अणुओं में बदलने के बाद क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या? और ये कोशिका क्या करती है? इस कोशिका को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। कोशिका यानी ब्लड, आरबीसी समझो, ये हमें ऊर्जा देती है क्या? अरे इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये अपने को ऊर्जा देगी। इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो भोजन सबसे पहले सरल अणुओं में बदलेगा पाचन की क्रिया के बाद, और इस सरल अणुओं से ऊर्जा मिलती है क्या? और ये ऊर्जा किसको मिलती है? कोशिका। और कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है वो अपने शरीर को चलने में सहायता करती है, कार्य करने में सहायता करती है। समझ में आया क्या?
तो जटिल जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें जितने भी शरीर के अंग काम करते हैं ना, उन सबको सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इतनी सी बात है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जिसमें देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये सब पढ़ लिए क्या हमने? सब पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सब क्या होता है, सब पढ़ लिया हमने। इसमें से देखो विटामिन, खनिज लवण और जल, इनका पाचन होता है क्या? इनका पाचन नहीं होता। तो ये सीधे सीधे अवशोषित किए जाते हैं। क्या किया जाता है? अवशोषित किए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। विटामिन, खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। इनका पाचन नहीं होता। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है क्या? बिल्कुल पाचन होता है। पाचन होने के बाद इनसे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। किसके रूप में मिलती है? कोई ग्लूकोज के रूप में देता है, कोई और प्रकार से। देखो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, क्या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज क्या करती है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज ही चढ़ाता है। क्यों? क्यों? ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है, एमिनो एसिड। वसा वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में, वसा और वसीय अम्ल में बदल जाता है। जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल ये क्या होते हैं? हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करते हैं पाचन तंत्र में। देखो पाचन तंत्र की क्रिया है ना, 5 भागों में विभाजित होती है। वो 5 भाग कौन से? देखो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या है? भोजन को मुख में रखना। अंतर्ग्रहण का अर्थ क्या है? भोजन को मुख में रखना ही अंतर्ग्रहण है। इसके बाद है पाचन। देखो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अंतर्ग्रहण पहली क्रिया अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में रखना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन डाइजेस्टिव, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। इसके बाद है अवशोषण। अवशोषण का अर्थ क्या है? पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना, ऊर्जा के रूप में अवशोषित होना। पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना, यह प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। कहां होती है? छोटी आंत। आमाशय के बाद में अपना जो भोजन है ना, वो छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में जो भी पोषक तत्व होते हैं ना, उनका अवशोषण होता है। अवशोषण होता है तो हमें भोजन के रक्त में पहुंचते हैं, और उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यही है अवशोषण। स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण क्या होता है? ऊर्जा का उपयोग करना कार्य करने में। जो भोजन से हमें ऊर्जा मिली है ना, उस ऊर्जा का उपयोग करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद देखो मल परित्याग। अपचे भोजन को त्यागना गुद्दा द्वार के माध्यम से, इसे कहा जाता है मल परित्याग। तो भोजन की प्रक्रिया है ना, ये 5 चरणों में विभाजित होती है। किस प्रकार? देखो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना। देखो अंतर्ग्रहण यानी भोजन को मुख में ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण यानी ग्रहण करना। पाचन यानी भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, सरल कणों में तोड़ना। अवशोषण है भोजन के अंदर जो पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना, यानी अवशोषित करके ऊर्जा के रूप में बदलना। स्वांगीकरण है ऊर्जा का उपयोग करना, यानी कार्य के रूप में। मल परित्याग है अपचे भोजन को त्यागना गुदा द्वार से। ये 5 प्रक्रिया ही है। इसके बाद हम बात करते हैं पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र है ना, उसमें देखो क्या क्या कार्य करता है। एक तो होता है आहार नाल, और दूसरा क्या होते हैं? सहायक पाचक है ग्रंथियां। आहार नाल, आहार नाल वह नाल जिससे आहार होकर गुजरता है। आहार यानी भोजन। नाल का मतलब ऐसा समझो एक पाइप है, ऐसी पाइपलाइन है जिससे हमारा भोजन है, हम भोजन को ग्रहण करते हैं और अंतिम रूप से मल त्याग करते हैं ना, वहां तक की जो ये पाइपलाइन है ना, उसे कहा गया है आहार नाल। और इस आहार नाल के अंदर
ये कुछ सहायक पाचक ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में अपनी सहायता करते हैं, अलग से सहायता करते हैं। तो आहार नाल में देखो मुख एवं मुख गुहा, माउथ बैकल है, बक्कल कैविटी, इस मुख गुहा को कहा जाता है बक्कल कैविटी। मुख या मुख गुहा, सबसे पहले हमारा जो मुख है, हम जबड़ा खोलते हैं इसे मुख बोलते हैं, ठीक है। ग्रास नली, मुख के जस्ट नीचे की जो पाइप है इसका नाम क्या है, ग्रास नली। आमाशय, ग्रास नली सीधी आमाशय से जुड़ी हुई होती है, तो ग्रास नली से भोजन कहां जाएगा, आमाशय में। आमाशय से, छोटी आंत से और बड़ी आंत से गुदा। देखो भोजन है ना इन 6 जगहों में घूमता है, भोजन इस आहार नाल में ही चलता है। आहार नाल में सबसे पहले मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रासनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के द्वारा अपचित भोजन को मल त्याग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रोसेस है क्या, ये आहार नाल ऐसी पाइप है जहां से भोजन गुजरता है। इसके अंदर भोजन पचाने में जो ग्रंथियां सहायता करती है ना, वो ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, देखो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के बाद जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, आंतर ग्रंथि, ये पाचक ग्रंथियां हैं। इनमें भोजन जाता है क्या, इनमें भोजन नहीं जाता, इस चीज का ध्यान रखना। भोजन ओनली फॉर इन्हीं से होकर गुजरता है, ये तो ओनली सहायता करती हैं, अपने कुछ क्या करती हैं, ये देखो ये जठर ग्रंथि है, ये पित्ताशय है जो पीतरस का स्राव करेगी, लार ग्रंथि लार का स्राव करेगी। इस प्रकार ये क्या करती हैं, ये ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में क्या करेंगी, सहयोग करेंगी। समझ में आया क्या, तो इनमें भोजन थोड़ी जाता है, इनमें भोजन नहीं जाता, ये आगे मैं चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा इनको। तो आहार नाल में क्या क्या शामिल है, मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये इतना ही आहार नाल का काम। ये ऊपर से लेकर नीचे तक भोजन यहीं से घूमता है। अब बात करते हैं हम आगे, देखो पाचन तंत्र में ये है अपनी आहार नाल। देखो ये मुख है, यहां मुख के बाद क्या है, ग्रासनी, ग्रासनी के बाद ये है आमाशय, हाँ पेट इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, स्टोमच कहा जाता है इसे। आमाशय को क्या कहा जाता है, स्टोमच कहा जाता है। पेट इसी को बोलते हैं, पेट भोजन है ना, ये ग्रास नली के बाद भोजन यहां आके रुकता है 4 से 5 घंटे तक, और यहां के बाद भोजन कहां जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। और छोटी आंत के बाद भोजन कहां जाता है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद गुद्दा के अंदर जो अपचित भोजन है गुद्दा के द्वारा हमें त्याग देते हैं। यह प्रोसेस होती है, यह पूरा आहार नाल है। समझ में आया क्या, भोजन इसी के अंदर जाता है। वैसे मुख से ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा द्वार। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो पाचन तंत्र में देखो सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं। लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है क्या, हाँ मुख में, जबड़े के आसपास, जीभ के ऊपर नीचे यही पाई जाती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि के अलावा यकृत यानी लीवर, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये लीवर है, यकृत या लीवर। इसके बाद पित्ताशय, ये देखो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है क्या, इधर देखो ये इसके जो अपोजिट साइड है ना उसके, ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये पित्ताशय है। और ये नीचे ये क्या है, अग्नाशय, ये अग्नाशय। देखो यकृत, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। पित्ताशय यही पित्ताशय है जिसमें पीतरस एकत्रित होता है, पीतरस का संग्रहण होता है, यही पित्ताशय है वो, ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, यही है वो। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र के अंदर, देखो मुख या मुख गुहा की, मुख एवं मुख गुहा। देखो पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पाचन की शुरुआत कहां से होती है, मुख गुहा। भोजन को मुख में रखते ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। क्यों, क्योंकि मुख के अंदर क्या होती है, लार, मुख के अंदर लार मिलती है क्या, लार मिलती है। लार मिलने की क्रिया को ही देखो पाचन की क्रिया प्रारंभ होना कहते हैं। पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में क्या क्या होता है, देखो दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, 3 चीजें होती है क्या,
जिसमें से दांत और जीभ हमने कल पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, ये तभी पढ़ाया था दांत और, वास्तव में ये पाचन तंत्र का ही पार्ट होता है, लेकिन उस टॉपिक को हमने कल पढ़ लिया था, तो वहां जाकर देख लेना फिर से दांत और जीभ क्या काम करते हैं, किसके बने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं लार ग्रंथि, ये मुख में ही होती है क्या, मुख में होते हैं। तो लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, कौन कौन सा लार का स्रावित करती हैं, तो इनकी आप बात करने वाले हैं। बताओ लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 जोड़ी। जोड़ी में बात करें तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और संख्या में कितनी, 6, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती हैं। देखो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, पेरोटिड ग्रंथि, सब मेडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। देखो ये पेरोटिड ग्रंथि, ये जो सबसे बड़ी नजर आ रही है ना, ये पेरोटिड ग्रंथि है। एक है सब मेडिबुलर, ये है सब मेडिबुलर, और एक ही कौन सी है, सब लिंगुअल। ये 3 प्रकार की, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पेरोटिड ग्रंथि, ये देखो ये सबसे बड़ी है। इसके अलावा सब लिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, ये देखो ये सबसे छोटी लार ग्रंथि। रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है, हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है, और मुंह में प्रतिदिन कितना, 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो कौन सी लार ग्रंथि क्या काम करती है, इसकी बात करते हैं। लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, लार के अंदर जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणुरोधी। लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को मारता है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। पाचन की शुरुआत तभी तो मुख से होती है, क्यों कि लार ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, और पाचन की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। लार ग्रंथियों के मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथियों में 2 एंजाइम याद रखने हैं, एक तो लाइसोजाइम और एक है टाइलिन एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं का नष्ट करना, बैक्टीरिया का नष्ट करना लाइसोजाइम का काम होता है। लार ग्रंथियों में देखो 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। याद रखोगे लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों एंजाइम लार में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, लार में। लाइसोजाइम देखो, लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। तो लाइसोजाइम का काम क्या है, जीवाणुओं को मारना, जीवाणुओं को मारना लाइसोजाइम का काम है। तो फिर टाइलिन का क्या काम है, देखो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च कहा जाता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है क्या, बिल्कुल। ये स्टार्च को देखो माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में। तो टाइलिन का काम क्या है, स्टार्च को किस में बदलना, माल्टोज में बदलना। अब स्टार्च के स्थान पर कार्बोहाइड्रेट लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। तो टाइलिन एंजाइम का काम है स्टार्च को माल्टोज में बदलना, और लाइसोजाइम का काम क्या है, जीवाणुओं को मारना। दोनों एंजाइम याद रह जाएंगे क्या, लार में 2 ही एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम भोजन के साथ आए जीवाणुओं को मारना, टाइलिन का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को किस में बदलना, माल्टोज में बदलना। इतना ही है बस। इसके अलावा कभी कभी पेरोडिड ग्लैंड यानी विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है। ये जो ये पेरोडिड ग्लैंड है ना, पेरोडिड ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये क्या होती है, ये वायरस द्वारा ये संक्रमित हो जाती है, विषाणु या वायरस द्वारा संक्रमित हो जाती है, जिससे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मम्पस या गलसुआ नामक बीमारी कहा जाता है। अरे कभी कभी जबड़ा सूज जाता है ना, इसका मतलब लार ग्रंथि में क्या हो गया, संक्रमण हो गया। हाँ, संक्रमण के कारण इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इसी का क्या कहा जाता है, मम्पस या गलसुआ कहा जाता है। मुख में पचा हुआ भोजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोलस कहलाता है। मुख में जो भोजन पचता है ना, उसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं। हाँ, बोलस। अब देखो ग्रास नली, ये भाई साहब ग्रास नली कौन सी है, ये पाइपलाइन है, यहां से लेकर यहां तक की, ये ग्रास नाल है।
ग्रास नली यह पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है क्या? बिल्कुल, कोई लो प्लास्टिक की कौन बनेगी, मांसपेशी की ही बनेगी है। यह लगभग 25 सेमी लंबी संकरी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। देखो यहां तो मुख से जुड़ी होती है और नीचे किससे जुड़ी होती है? आमाशय से। क्वेश्चन आता है ग्रास नली से भोजन छोटी आंत में जाता है, आमाशय में जाता है, बड़ी आंत में जाता है या यकृत में जाता है? आमाशय में जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ग्रास नली से भोजन सीधा सीधा आमाशय में आता है। हाँ, पेट, स्टोमच यही है। यह केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। बिल्कुल, ये रास्ता ही तो, पाइप ही तो, और क्या है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें कर्माकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। कर्माकुंचन क्रिया कौन सी क्रिया होती है? कर्माकुंचन गति कौन सी क्रिया होती है बताओ? देखो है, अब देखो कर्माकुंचन क्या होती है। ये एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर ये भोजन है। इस भोजन को यहां से नीचे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इस पाइप को यहां से, हाँ, यहां से इसको पकड़ेंगे। पकड़ते ही ये देखो यहां से क्या हो जाएगा, लिचक जाएगा। लिचकता ही भोजन यहां जाएगा क्या? अब इस पाइप को यहां से पकड़ेंगे तो यहां से लिचक जाएगा, भोजन नीचे आ जाएगा क्या? इसी प्रकार ये कर्माकुंचन गति होती है पाइप में। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। ये भोजन यहाँ है, यहां से ले सकते, यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां जाएगा। इसे कर्माकुंचन गति कहते हैं। तो ग्रास नली में कौन सी गति होती है? ये अपने आप होता है। हाँ, पाचन की क्रिया अपने आप ही तो होती है। अपन कहीं जाते हैं क्या, ले पचा दे मेरा भोजन, पचा दे, अपने आप ही तो होती है। हाँ, ये पूरा सिस्टम अंदर तैयार किया हुआ है। अब करते हैं बात आमाशय की। ग्रास नली के बाद भोजन सीधा कहां जाता है? आमाशय में जाता है। आमाशय देखो इस प्रकार का होता है, 3 भागों में विभाजित होता है आमाशय। आमाशय देखो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब देखो आमाशय मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा आमाशय में। आमाशय आहार नली का सबसे, जो आहार नाल है ना, मुख गुहा से लेकर गुदा तक है, उसमें से सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? आमाशय का ही है। यह एक थैलीनुमा होता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रुकता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रुकता है। आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो यही भाग है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ऊपर वाला भाग जो हृदय के नजदीक होता है उसे कार्डियक कहा जाता है। ये याद रखना, आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला भाग है, बीच वाला भाग है और सबसे नीचे वाला भाग है। बताओ आमाशय का कौन सा भाग ग्रास नली से जुड़ा होता है? आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है? पाइलोरिक। छोटी आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत है। हाँ, वो बड़ी आंत आपको लगती है जैसे ऊपर सबसे पहले इससे जुड़ी है, लेकिन इससे नहीं जुड़ी है। आमाशय से छोटी आंत जुड़ती है और आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो कार्डियक में ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। देखो इस कार्डियक में क्या होता है, जो ये ऑक्सीटिक कोशिकाएं होती है ना, इससे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। HCl कहां पाया जाता है? आमाशय में। आमाशय का भाग पूछे तो कार्डियक भाग। इसका काम क्या है? देखो HCl का काम होता है, एक तो भोजन के अंदर कुछ तो जीवाणु, देखो ऊपर ग्रंथि है, लार ग्रंथि, लाइसोजाइम एंजाइम, वो मार देती है, लेकिन कुछ कीटाणु समझो नीचे आ गए तो यहां कौन मारेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका एक तो काम है जीवाणुओं को नष्ट करना, दूसरा इसका काम क्या है? भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाना। भोजन को अम्लीय माध्यम में, क्वेश्चन आता है भोजन अम्लीय माध्यम में कहां होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, आमाशय, कहां होता है? आमाशय होता है। आमाशय में देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, अम्ल इसका मतलब अम्लीय बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, एंजाइम की क्रिया को
तीव्र कर देता है। यही तो चीज है। HCl का काम इतना ही है। क्या काम है? एक तो जीवाणुओं को नष्ट करता है, एक भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। याद रह जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा हम बात करते हैं फंडिक भाग की। फंडिक भाग ये बीच वाला भाग है, देखो ये दिखाई दे रहा है क्या? ये फंडिक भाग है आमाशय का। इसमें क्या है? फंडिक यह भोजन अधिक समय तक आमाशय में रोक कर रखता है। इसमें ये रुग्गा पाई जाती है जिनकी संरचना कांटेनुमा होती है। भूख लगने पर यह रुग्गा चुभता है। ये देखो, ये दिखाई दे रही है क्या? ये है रुग्गा। भूख लगने पर पेट के अंदर क्या होता है? ये चुभता है। आपा बोला ना, चूहा दौड़ रहे हैं यार, भूख लग रही है बहुत तकड़ी, तो कुछ नहीं होता। ये रुग्गा है ना, ये रुग्गा ये क्या करता है? ये चुभने लगता है भूख लगने पर। यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलाने देता है और भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर रखता है। ये देखो, ये कुछ याद नहीं करना, कोई मतलब नहीं है इसका, याद इतना ही रखना है। फंडिक भाग है, इसमें रुग्गा पाया जाता है और ये भूख लगने पर क्या करता है? चुभता है। कांटेनुमा चुभन पैदा करता है। ये बस इतनी बात है, और सब ऐसे फालतू चीजें हैं। तीसरा भाग कौन सा है? पाइलोरिक। जो ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, ये भाग होता है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि होती है, जिसे पाइलोरिक ग्रंथि भी कहा जाता है। जिसमें जठर रस निकलता है, क्या? गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो पाइलोरिक भाग में जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक जूस। जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से? पेप्सिन और रेनिन। जठर रस बोल दो या गैस्ट्रिक जूस बोल दो, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है? देखो, जठर रस से क्या निकलते हैं? दो एंजाइम, एक तो पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? याद इतना ही रखना है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। देखो, यह सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब बताओ, आमाशय के पाइलोरिक भाग से जठर रस स्रावित होता है क्या? और जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं क्या? कौन से? पेप्सिन और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। इसका मतलब प्रोटीन का पाचन आमाशय में हो रहा है क्या? आमाशय में तो हो रहा है, आमाशय की तो भाग है ये। तो क्वेश्चन आता है, प्रोटीन का पाचन की शुरुआत कहां से होती है? आमाशय से होती है। तो पेप्सिन को याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। बस ये इतना ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये रेनिन है, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये दूध को पचाने में सहायक होता है। रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। यह विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो माँ का दूध पीते हैं, उसमें स्रावित होता है रेनिन एंजाइम, और उसमें क्या करता है? दूध का क्या करता है? पाचन करता है। ऐसा समझो, दूध को दही में बदल देता है। दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। कौन बदलता है? रेनिन एंजाइम। इस चीज का ध्यान रखना। कैल्शियम पेराकेसिनेट, देखो ये रेनिन एंजाइम है ना, ये दूध में केसिन प्रोटीन होती है ना, उसको किस में बदल देता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? दही होता है। उदाहरण दूं इसका, देखो छोटा बच्चा दूध पीने के बाद है ना, कभी देखना दूध पीने के बाद उल्टी करता है ना, तो वो उल्टी दूध नहीं है, दही बन के आती है। दही बन के आती है ना, ये यही क्रिया होती है। ये रेनिन एंजाइम है ना, वो इस दूध को किस में बदल देता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है, जो क्या होता है? कि दही का ही रूप होता है। ठीक है ना? ये विशेष तौर से बच्चों में स्रावित होता है। क्यों? कि माँ का दूध होता है ना, उसमें होता है कौन सी प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन। इसलिए ये बच्चों में स्रावित होता है रेनिन। तो रेनिन एंजाइम किसका पाचन करता है? केसिन प्रोटीन। अरे याद इतना ही रखना है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, जबकि रेनिन एंजाइम केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। और बच्चों में
पाया जाता है, बच्चों में ज्यादा स्रावित होता है, याद रह जाएगा। अब देखो ये आ गई छोटी आंत है। आमाशय से भोजन कहा जाता है छोटी आंत में। ये देखो ये आमाशय है, आमाशय के पीछे देखो, पीछे तो देखो देखो ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत के पीछे से देखो ये कौन जुड़ रही है, छोटी आंत जुड़ रही है। ये लगता है ऐसे है कि इससे बड़ी आंत में आ रहा है, लेकिन बड़ी आंत में आते ही मामला खराब हो जाएगा। आमाशय से छोटी आंत में आ रहा है भोजन। तो छोटी आंत का क्या काम होता है, देखो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है क्या, बिल्कुल। ये देखो जितना भी 8 रोटियां खा गया भिड़ी हो रही है ना, यह क्या है, छोटी आंत है। सबसे लंबा भाग जिसकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर, फुट में बात करें तो 20 से 23 फुट। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया की जाती है। आमाशय में भोजन की पाचन क्रिया होने के बाद भोजन कहां आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में कुछ पाचन होता है और पाचन होने के बाद भोजन का क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं भोजन के ना, वो वहां से निकलकर खून में मिल जाते हैं। जो पोषक पदार्थ है वो खून में निकल जाते हैं, खून में मिल जाते हैं। और जो बिना काम की चीजें होती है भोजन के अंदर, जिसे अपचित भोजन कहा जाता है, वो छोटी आंत से कहां चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या संपूर्ण आहार नाल का मतलब क्या है, समझ में आई क्या। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होती है। अपने मुख से लेकर गुदा तक की जो लंबाई है ना पूरी, वो 9 मीटर या 32 फीट होती है। अब देखो कितनी लंबी ये पाइप है, 32 फुट कितना होता है, होता है ना। इतनी बड़ी पाइप अपने शरीर में है, भोजन इसमें घूमता है। तो संपूर्ण जो आहार नाल की लंबाई है वो 9 मीटर या 32 फुट होती है। उसमें से छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में है। छोटी आंत 3 भागों में, देखो पाचन की क्रिया सर्वाधिक है ना भोजन में, भोजन की पाचन की क्रिया सर्वाधिक छोटी आंत में होती है। कहां होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत देखो ये जैसे छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित कर दिया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये नीचे वाला तीसरा भाग, इस प्रकार। तो छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया। देखो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम याद क्या रखोगे, DJI, क्या याद रखोगे, DJI। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, याद रह जाएंगे क्या, पक्की बात। अब देखो इनका क्या काम होता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहां आता है, यकृत में आता है। देखो छोटी आंत के बाद भोजन यकृत में थोड़ी ना आता है, यकृत में भोजन आता ही नहीं है। अरे आहार नाल का भाग थोड़ी है, यकृत है। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में, लेकिन यकृत एक ग्रंथि है। जो ग्रंथि क्या स्रावित करेगी, कोई एंजाइम वगैरह स्रावित करेगी, जिससे क्या होगा, भोजन के पचाने में सहयोग होगा। तो यकृत की बात करते हैं। लीवर, यह मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या उत्तर होगा, यकृत होगा। यह पीत रस, बाइल जूस का क्या करता है, निर्माण करता है। पीत रस, बाइल जूस, देखो ये यकृत है, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये यकृत है। ये किसका निर्माण करता है, पीतरस का। ये पीतरस का निर्माण करता है। और पीतरस का निर्माण होने के बाद ये पीतरस एकत्रित कहां होता है, पित्ताशय में। क्वेश्चन आता है बार बार। पीतरस का देखो निर्माण तो ये कर रहा है यकृत, ये निर्माण करके छोड़ देता है। तो ये इकट्ठा कहां होता है, एकत्रित यानी इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय में होता है। ये पित्ताशय, देखो ये नीचे दिख रहा है क्या, ये ग्रीन कलर का, ये पित्ताशय है। तो ये पीतरस जाकर कहां एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। क्वेश्चन आता है पीतरस का संग्रहण कहां होता है, पित्ताशय में होता है। पीतरस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। पीतरस का निर्माण होता है जिसे पित्ताशय, और ये रहा देखो, जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। ये पित्ताशय नीचे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है क्या, ये पित्ताशय है। ये छोटा नहीं है, छोटा सा लग रहा है। ये उस पीछे की साइड से देखें ना तो ये पित्ताशय थैलीनुमा होता है। पित्ताशय
पित्ताशय नाशपाती के आकार के थैली होती है, नाशपाती के आकार की क्या होती है, थैली, जिसमें यकृत से निकलने वाला पीतरस जमा होता है। पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। अब बताओ क्षारीय द्रव्य होता है क्या? पीत होता है ना, पीत, वो पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। अब बताओ आमाशय में जो अपना भोजन था वो कौन से माध्यम में है? अम्लीय माध्यम। क्यों? कि वहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल चुका है, अम्लीय माध्यम में हो गया क्या? अब भोजन जैसे नीचे आएगा ना तो भोजन में क्या मिलेगा? पीतरस नहीं, पित्ताशय। हाँ, पीतरस, जो पित्ताशय में एकत्रित होता है पीतरस। और पीतरस कौन से माध्यम में होता है? क्षारीय। ये देखो, ये पीले और हरे रंग का, पीत पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। अब भोजन में ये क्षारीय द्रव्य मिलते ही भोजन कौन से माध्यम में आ जाएगा? क्षारीय द्रव्य में हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में हो जाएगा, जिसका पीएच मान कितना होता है? अब देखो पीएच मान 7.7, बताओ 7 से ऊपर है क्या? इसका मतलब माध्यम क्षारीय। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। क्यों सुनाता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और भोजन के माध्यम को क्षारीय कौन बनाता है? पीत रस। समझ में आया क्या? इतना याद रखना है। भोजन के माध्यम को क्षारीय अम्लीय तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय के अंदर है, और भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है पीतरस। ये पीतरस यहां स्रावित होता है। पित्ताशय में जब पत्थरी, पित्ताशय में जो पत्थरी यानी स्टोन बन जाती है ना, निर्माण हो जाता है, तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। ये इस प्रकार है, देखो जैसे पित्ताशय की पत्थरी बन गई तो पीतरस, यकृत से पीतरस स्रावित होकर पित्ताशय में एकत्रित होता है क्या? अभी पीतरस के अंदर जो पत्थरी होगी वो ठीक नहीं होती है, तो डॉक्टर क्या करता है? इसको यहां से हटा ही देता है। अब बताओ ये पीतरस है, ये एकत्रित होगा क्या? नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट छोटी आंत में आएगा क्या? डायरेक्ट छोटी आंत में आएगा। तो जिनके ये पित्ताशय की थैली निकाल दी जाती है ना, उनको डॉक्टर बोलता है कि आप धीरे धीरे से खाना खाया करो, समय समय पर। एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना उनको, थोड़ी देर बाद, हाँ, थोड़ा थोड़ा खाना है और समय निकाल के। अब बताओ आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आया था क्या? और छोटी आंत में देखो पीत मिल रहा है क्या? पीत का निर्माण कहां हुआ था? यकृत में। अरे पित्ताशय में एकत्रित होता है, पीतरस का निर्माण होता है यकृत में, और यकृत से पीतरस का निर्माण होने के बाद पित्ताशय में एकत्रित होता है, और फिर वो छोटी आंत में आता है क्या? हाँ, तो पीत लवण है। अब देखो पीत दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, पीत है ना, वो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? पीत लवण और पीत वर्णक। पीत लवण यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जो फैट्स को तोड़ने का कार्य करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है ये। दूसरा क्या होता है? यह दो प्रकार का होता है पीत वर्णक, एक तो पीले कलर का, एक है हरे रंग का। पीत वर्णक पीले रंग का और हरे रंग का। अब ये पीले कलर की मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर पीला पड़ने लगेगा क्या? बिल्कुल, इसे पीलिया कहते हैं। देखो बिलीरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। बिलीरुबिन का निर्माण कहां होता है? बिलीरुबिन का निर्माण होता है शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तो पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण होता है। लाल रंग की जो रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो पीले रंग का बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बिलीरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता है या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो शरीर में इसकी मात्रा जिससे पीलिया हो जाता है। कहने का मतलब इतना ही है, पीलिया है ना इस बिलीरुबिन की वजह से होता है। देखो ये पीत वर्णक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन पीले रंग का, बिलीवर्डिन हरे रंग का। बिलीरुबिन की जब मात्रा बढ़ेगी तो पीले रंग की मात्रा बढ़ेगी क्या? पीले रंग की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर पीला पड़ेगा क्या? शरीर पीला पड़ेगा। शरीर पीला पड़ेगा तो इसी का कहेंगे पीलिया रोग। समझ में आई क्या? यही है पीत वर्णक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन पीला, बिलीवर्डिन हरा। ये यही बोल रहा है कि लीवर में इसका जो लीवर में फिल्टर होता है ना, वो फिल्टर क्या हो जाएगा? किसी कारणों से लीवर में इसका फिल्टर सही से नहीं होता,
इसलिए बिलिरुबिन की वजह से पीले रंग की क्या हो जाएगी, अधिकता। पीले रंग की अधिकता होते ही शरीर में क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा। तो आपनो नेक्स्ट की है अग्नाशय। अग्नाशय का मा देखो ओ जो प्याज पेंक्रियाज देखो खटा है जो को ओ दिखन है जो क्यों एक मक्का टाइप है, मक्का टाइप है, वो है आपनो अग्नाशय या पेंक्रियाज। काम के कराइयो, इससे अग्नाशय रस यानी पेंक्रियाटिस, पेंक्रियाटिस जूस निकलता है। ये क्षारीय द्रव्य होता है क्या, ये इसके जो होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान है क्षारीय यानी 7 से अधिक होगा, 7.8 से 8.3। तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों प्रकार की बात कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्वेश्चन आता है पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, कौन से रस को, उत्तर होगा अग्नाशय रस को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने का क्या करता है, काम करता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अवस्था कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय, क्षारीय अवस्था में पाया जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्नाशय रस को। अग्नाशय से तीन प्रकार के क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। देखो एक तो निकलता है ट्रिप्सिन, एक एमाइलेज और एक है लाइपेज। ये क्या करते हैं, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन व पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन व पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, जबकि लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल में बदलता है। क्वेश्चन आता है कि अग्नाशय से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल, जबकि एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन व पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। याद रह जाएंगे क्या, एक दो बार पढ़ लेना, ये थोड़े से एंजाइम वगैरह है ना, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये ध्यान रखना, एक तो इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, इसके अंदर है ये जो है ना कौन सा, क्षारीय, क्षारीय द्रव्य होता है, कौन सा, अग्नाशय रस है, जिससे भोजन कौन सी अवस्था में आ जाता है, क्षारीय अवस्था में आ जाता है। अम्लीय अवस्था में कहां होता है, आमाशय में, आमाशय में भोजन अम्लीय अवस्था में होता है, जबकि अग्नाशय में भोजन है, अरे अग्नाशय में नहीं होता है भोजन, अग्नाशय में जाता ही नहीं है, ये तो ये जूस निकालता है और जूस निकाल के छोटी आंत में छोड़ता है। छोटी आंत में जो भोजन होता है ना वो क्षारीय माध्यम में हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। आहार नाल में पढ़ा था क्या अग्नाशय को, कब पढ़ा था, आहार नाल में अग्नाशय नहीं होता है। अग्नाशय ये ग्रंथियां है, ये लीवर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये ग्रंथियां है जो स्रावित करती है एंजाइम से, लार ग्रंथि, ये सहायता करती है भोजन को पचाने में। आहार नाल ऊपर से नीचे तक है, देखो आहार नाल में क्या क्या शामिल होता है, जहां से भोजन गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। सबसे पहले मुख गुहा, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद है आमाशय, जहां 4 से 5 घंटे भोजन रुकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है उसमें। आमाशय के बाद सीधा भोजन कहा जाता है छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में गुद्दा के माध्यम से अपचित भोजन को मल त्याग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आहार नाल है पूरी, और ये जो ग्रंथियां ना एंजाइम स्रावित करती हैं, ये है अग्नाशय वगैरह, भोजन नहीं जाता इनमें, ध्यान रखना। छोटी आंत, इसमें देखो पाचन संबंधित तो सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होते हैं क्या, पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये छोटी इंग्लिश वाला याद कर लेना, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ये आमाशय, देखो आमाशय के छोटी आंत का जो सबसे पहले वाला भाग जुड़ा होता है ना, वो कौन सा भाग होता है, डेडुनम भाग होता है। इसमें क्या होता है, द्रव्य स्रावित होता है, यह द्रव्य को सक्रिय करते हैं जिससे भोजन का पाचन होता है। तो छोटी आंत के भाग में भोजन का पाचन नहीं होगा और क्या होगा, जेजुनम। डेडुनम के आगे वाला भाग जेजुनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजुनम में पाचन संबंधी कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता। अब इसके अंदर देखो पाचन संबंधी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, तो पाचन संबंधी रासायनिक क्रिया एक तो इसमें हो गई क्या, एक इसमें हो गई, ऊपर आमाशय में हो गई। इलियम, यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। छोटी आंत के देखो, छोटी आंत से निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं, देखो इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज।
इनका काम क्या होता है? इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, माल्टोज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है, लेक्टोज क्या करता है? लेक्टोज को ग्लूकोज और गलेक्टोज में बदलता है, लाइपेज क्या करता है? फैट यानी वसा को फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल, एसिड क्या होता है? अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। ग्लिसरॉल है ये, ठीक है ना? ये इतना देखो पूछेगा नहीं आपके, लेकिन ये इसमें है तो मैंने बता दिया। ये छोटी आंत से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? अरे तो क्या करें, तो टॉपिक तो फिर पूरा ही पढ़ाना पड़ता है ना। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद बचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करने के कार्य छोटी आंत में मौजूद विलाई, जैसे विल्ली के द्वारा, विलाई बोल दो या विल्ली बोल दो, के द्वारा होता है। विल्ली के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से हो जाता है। देखो अवशोषण का काम है ना, भोजन को अवशोषण को काम, इस प्रकार की अंगुलीनुमा संरचना पाई जाए छोटी आंत में, जैसे विलाई या विल्ली बोल रहे, एक एक ने अवशोषण को काम करें, इतना ही ध्यान रखना था। एक बाद में आवे बड़ी आंत है। बड़ी आंत का 3 भाग याद रखना है। बड़ी आंत में भोजन को के को नहीं हुआ, पाचन को नहीं हुआ, जल को अवशोषण हुआ। बड़ी आंत का भी 3 भाग हुए, कोलम रेक्टम और शिकम, ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन आता है बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है क्या? नहीं होता। तो क्या होता है बड़ी आंत में? जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता। इसमें केवल जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं क्या? बिल्कुल, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। ये कोलन है, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। इसको याद रख लेना आप, सी कै रे से, सी से सिक्कम, कै से कोलोन और रे से रेक्टम, सिक्कर शॉर्ट ट्रिक इसकी बना लेना। DJI, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये तो छोटी आंत के 3 भाग हैं। सिक्कम, कोलन और रेक्टम, ये बड़ी आंत के 3 भाग हैं, याद रह जाएंगे। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। सिक्कम पेट में दाईं ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। सिक्कम के दाईं ओर देखो अपेंडिक्स पाया जाता है, ये रहा देखो, ये सिक्कम है क्या? ये नीचे अपेंडिक्स है क्या? जिसे गांव में क्या कहा जाता है? पिंडस है। ये अपेंडिक्स को गांव में पिंडस कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? अपेंडिक्स का क्या काम होता है? अरे ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन ये कभी कभी क्या करता है? ये बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ती कैसे है? भोजन का कुछ टुकड़ा अंश वगैरह इसमें चला जाता है, जिससे ये बढ़नी शुरू हो जाती है, बड़ी होने लगती है। और बड़ी होने लगती है तो पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है? इसको यहां से काट कर हटा देता है। यही अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है ना? तो अवशेषी अंग क्या? बिल्कुल। इसके बाद ये पढ़ो एक बार, पता चल जाएगा क्या है अपेंडिक्स। पढ़ लिया? अपेंडिक्स क्या है? मैं पूछ रहा हूँ क्या काट? अरे मैं पूछ रहा हूँ अपेंडिक्स क्या है, तो बोल रहे हैं भोजन उसमें फंस जाता है। हाँ, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अरे जल का अवशोषण अपेंडिक्स नहीं करती। देखो अपेंडिक्स क्या है? शरीर का एक अवशेषी अंग है, जिसमें यही बात है कि भोजन फंस जाता है तो ये अपना आकार बढ़ाने लग जाती है, जिससे पेट में दर्द होने लगता है। डॉक्टर इसको काट देता है, जिसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना? देखो यहां देखो,
बड़ी आंत के कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बड़ी आंत का जो कोलोन वाला भाग है ना, ये देखो, ये कोलोन वाला भाग है, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है। तो ए बैक्टीरिया बताओ इंपॉर्टेंट है अपने शरीर खातर के? हाँ, अपने शरीर खातर ए बैक्टीरिया आवश्यक है, जो को बड़ी आंत में पाई जावे, जो को काम के करें विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन जमा रहता है। रेक्टम वाला क्षेत्र है ना, वहां अनपचे भोजन यानी अपचा भोजन क्या रहता है? जमा रहता है, और गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाले दिया जाता है। ये भोजन विटामिन के जमा भोजन के हाँ रूप, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका प्रश्न आता है। जो मुंह में जो भोजन होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। पेट में जो भोजन होता है उसे काइम कहा जाता है, और मलाशय में जो भोजन होता है उसे काइल कहा जाता है। बोलस, मुंह में जो भोजन अपन चबा लेते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। इसी प्रकार पेट में जो भोजन यानी आमाशय, पेट का मतलब आमाशय है, यहाँ स्टोमच है, उसमें क्या कहेंगे? काइम कहेंगे, और मलाशय काइल। आमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? अरे अम्ल है, 7 है पीएच मान, दिमाग खराब है। हाँ, 1 से लेकर 1.5 यानी 1 से लेकर 1.5 तक इसका पीएच मान होता है। ये इतना खतरनाक एसिड है ये, फिर भी हमारा आमाशय जलता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसके दीवारों पर क्या पाया जाता है? एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके कारण क्या है? आमाशय को डैमेज नहीं करता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 से 1.5 होता है। छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की औसत लंबाई? अब जो थ्योरी सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया, अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में आने वाले, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। हाँ, बस ये कंप्लीट हो जाए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता? किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता, इसका मतलब ऑप्शन में जो जो है ना वो सब गलत है। देखो, पाचन क्रिया में बताओ ग्रास नली भाग लेती है क्या? नहीं लेती, पाचन नहीं होता ग्रास नली में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है क्या? मलाशय में होता है क्या? हाँ, ग्रास नली से भोजन आमाशय में जरूर जाता है, लेकिन पाचन नहीं होता। हाँ हाँ, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटाइसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl है। कहां पाया जाता है? आमाशय, स्टोमच में। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम किसका होता है? डाइलिन का होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन है, क्यों? कुछ में प्रोटीन है, वो एमिनो अम्ल में बदलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है क्या? सही है, सही देखना है। इसका मतलब गलत कौन कौन सा है? बताओ, पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है? अरे नहीं, छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है, चौड़ी और छोटी होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो। केवल एक नहीं, केवल एक तो नहीं है, 1 और 2 दोनों ही नहीं है, केवल 2, केवल 2। ये बोल रहा है कौन सा सही है? इसका मतलब ये तो बताओ, बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है क्या? नहीं होता, छोटी आंत में होता है यार। ये बोल रहा है छोटी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है क्या? बिल्कुल, चौड़ाई अधिक होती है और छोटी होती है। चौड़ाई अधिक होने, व्यास अधिक होने के कारण बड़ी आंत कहा जाता है, और छोटी आंत का व्यास कम होने के कारण उसे छोटी आंत कहा जाता है। लंबाई के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। बड़ी आंत है ना, देखो ये तो है बड़ी आंत है, और
ये क्या है? छोटी आंत। इसका व्यास बड़ा है क्या? व्यास बड़ा है, ये है इतनी बड़ी लेकिन व्यास बड़ा है इसलिए इसका नाम है बड़ी आंत है। इसका व्यास छोटा है क्या? हाँ, ये लंबाई में जरूर बड़ी है लेकिन व्यास छोटा होने के कारण इसको छोटी आंत कहा गया है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, व्यास के आधार पर छोटा बड़ा नाम दिया गया इसका। क्वेश्चन ये रह गया, मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखो, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, टाइलिन है, गेस्ट्रिन पढ़ा है क्या? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय के द्वारा। लाइपेज एंजाइम अग्नाशय के द्वारा। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? कार्डियक भाग में पाया जाता है। आमाशय का पहला भाग कार्डियक भाग होता है। आमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? काइल काइम कहते हैं, काइल नहीं कहते, काइम। थैंक यू। तो ये अपना टॉपिक जो है, कौन सा टॉपिक था? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखो, अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, लेकिन ये आसान बहुत है टॉपिक। एक दो बार पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा। जो भोजन पचाने की क्रिया यही तो है। इस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।